नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित अवस्थी के इस ऑफिशियल चैनल पर। साथियों, जियोपॉलिटिक्स के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और ना ही कोई परमानेंट मित्र। मैं आज का ये सेशन इसीलिए कर रहा हूं कि 1980 के दशक में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे आप और हम आज के समय पर शायद ही बिलीव कर पाए, जब रूस ने हमारे सबसे अच्छे दोस्त होने के बावजूद भारत को बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। रूस ने अपने फायदे के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा कर दी थी। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तोरखम। लेकिन हमारे रॉ ऑफिसर्स रशिया के उस प्लान को अगर डिकोड नहीं करते तो 1971 के बाद इंडिया फिर से 1982 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ता। इस ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे रशियन स्पाई एजेंसी केजीबी ने इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस काल में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके अपने साइड में कर लिया था। कैसे केजीबी के एजेंट्स ने पीएम ऑफिस तक अपनी पहुंच बना ली थी, कैसे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जैसे बड़े लीडर्स को केजीबी का सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, और मैं ये सारी इंफॉर्मेशन काफी रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से आपको बता रहा हूं। केजीबी के इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें खुद एक एक्स केजीबी एजेंट जिनका नाम है वैसिली मैत्रोकाइन, उनकी अपनी किताब मैत्रोकाइन आर्काइव्स में वहां से आपको मिलती है। वो 40 सालों तक केजीबी के एजेंट और आर्काइविस्ट थे जिनका काम था टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करना। लेकिन जब उन्हें यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम होने लगी, तब वो रशिया छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। वो अपने साथ उन सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर चले गए और वहां उन्होंने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। और उनकी इन्हीं इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है द मैत्रोकाइन आर्काइव्स नाम की यह पुस्तक, इसके वॉल्यूम 2 के अंदर हमें इंडिया से रिलेटेड केजीबी के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है और इसमें ऑपरेशन तोरखम की भी जिक्र है। तो आखिर ये ऑपरेशन तोरखम क्या था, आखिर क्यों यूएसएसआर ने ऑपरेशन लॉन्च किया और कैसे RAW ने यूएसएसआर के इस प्लान को नाकाम कर दिया, जानते हैं इस वीडियो में। 23 मार्च 1977 दिल्ली में अपने निवास पर बैठी हैं इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी के साथ इलेक्शंस रिजल्ट्स की चर्चा कर रही हैं। आईबी से लेकर सभी एजेंसीज उन्हें ये बताकर तसल्ली दे रही हैं कि पूरे इंडिया में कांग्रेस की जीत के ही आसार हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे दिल ढलने लगता है, इंदिरा जी के साथ साथ संजय गांधी की भी बेचैनी बढ़ने लगती है। दिन के अंत में जब उन्हें पता चला कि इलेक्शंस में उन्हें तगड़ी हार मिली, तो इंदिरा गांधी के घर पर मातम छा गया। जनता पार्टी की सरकार आने की वजह से पूरे देश में सड़कों पर पटाखे फूट रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी के रेजिडेंस के अलावा एक और जगह थी जहां पर मायूसी छाई थी, और वो है मॉस्को में केजीबी का हेडक्वार्टर। जी हाँ, शॉकिंग है, लेकिन ये एक बड़ा सच है। अब सवाल ये आता है कि केजीबी को इंदिरा की हार जीत से क्या लेना देना। देखिए, केजीबी को इससे लेना देना था क्योंकि उन दिनों कांग्रेस की हर जीत के पीछे केजीबी यानी रशियन स्पाइस एजेंसीज का हाथ हुआ करता था। केजीबी इंडियन कांग्रेस को हर तरीके से सपोर्ट किया करती थी। लेकिन इसका ऑपरेशन तोरखम से क्या कनेक्शन है? अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखोगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इन डॉट्स को ऑपरेशन तोरखम से कनेक्ट कर पाओगे। असल बात ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 1950 के अराउंड ही केजीबी ने इंडिया में पेनिट्रेट करना शुरू किया था। आईबी हेड BN मुलिक के मुताबिक आजादी के बाद शुरुआती दिनों में ही केजीबी और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच हो रहे सीक्रेट मैसेज को आईबी ने कई बार इंटरसेप्ट किया था। इन मैसेजेस में नेहरू गवर्नमेंट को उठाकर उखाड़ फेंकने के बारे में बातें की जा रही थी और इस बारे में BN मलिक ने नेहरू जी को भी बताया था। लेकिन उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया था, तो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्योंकि मित्रोकिन आर्काइव्स वॉल्यूम 2 के मुताबिक 1950 के बाद केजीबी ने इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स को डिफेंड करना शुरू किया था। केजीबी के सबसे इफेक्टिव हथकंडे हनी ट्रैपिंग के जरिए
ये काम किया जा रहा था। बुक के मुताबिक इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स जिनका कोड नेम प्रोखोर था, उनको रशियन स्पैरो नेवेरोवा ने हनी ट्रैप किया था। उस ऑफिशियल ने केजीबी को एम्बेसी कोड बुक और रेसिफरिंग टेबल जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी थी। इसके बदले केजीबी ने मंथली 4,000 रुपए पे करती थी। कुछ इसी तरह साल 1956 में इंडियन ऑफिशियल, इसका कोड नेम रडार था, उसे भी एक रशियन स्पैरो ने प्रेग्नेंट होने की धमकी देकर हनी ट्रैप किया था। 1957 में इंडियन एम्बेसी में साइफर क्लर्क का काम कर रहे ऑफिशियल, जिनका कोड नेम आर्टर था, उसे भी केजीबी ने इलीगल करेंसी डीलिंग के मामले में ट्रैप करके अपनी साइड कर लिया था। इन पेनिट्रेशंस की वजह से केजीबी इंडियन एम्बेसी और डिप्लोमेट्स के बीच हो रहे सीक्रेट कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 से लेकर 1970 के बीच केजीबी ने काफी बड़े लेवल पर इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन ऑफिशियल्स को इफेक्ट कर लिया था। 1955 में नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर के तौर पर जब नेहरू जी वर्ल्ड लेवल पर फेमस होने लगे, उस समय से सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने इंडिया के साथ जुड़ना चाहा था। इसके पीछे एक और भी वजह थी। एशिया में सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो उससे निपटने के लिए यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू और इंडिया से नजदीकियां बढ़ाने के बहाने यूएसएसआर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के थ्रू इंडियन पॉलिटिक्स में भी घुसने की कोशिश कर रहा था, और उनकी इस कोशिश को कामयाब होने दिया लीडिंग लेफ्ट विंग फायरब्रांड और नेहरू जी के क्लोज एडवाइजर कृष्णन मेनन ने, जो 1957 के अराउंड इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। केजीबी ने अपने एजेंट्स के थ्रू कृष्णन मेनन को भी डिफेक्ट कर दिया था। बुक के मुताबिक मई 1962 आते आते केजीबी ने अपने दिल्ली हेडक्वार्टर से कहकर इंडियन पॉलिटिक्स में कृष्णन मेनन की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया था। उनको ये उम्मीद थी कि नेहरू के बाद कृष्णन मेनन ही उनके सक्सेसर यानी पीएम बनेंगे। यही नहीं, कृष्णन मेनन ने एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर्म्स इंपोर्ट्स वेस्ट से यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट कर दिए थे। 1962 में जब इंडिया ने ब्रिटिश लाइटनिंग फाइटर जेट के बजाय यूएसएसआर से मिग 21 इंपोर्ट किए, तो उसके पीछे भी कृष्णन मेनन का ही हाथ था, ताकि केजीबी और अल्टीमेटली यूएसएसआर को फायदा हो सके। लेकिन अक्टूबर 1962 में जब चाइना ने इंडियन इन्वेजन किया, तो इस सिचुएशन को सीरियसली हैंडल ना कर पाने की वजह से 31 अक्टूबर 1962 को नेहरू जी ने उन्हें डिसमिस कर दिया। इससे केजीबी का प्लान फेल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन कृष्णन मेनन को डिसमिस किया गया, उसी रात को केजीबी ने एक्टिव मेजर्स के तौर पर इंडिया के कई सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज को कृष्णन मेनन के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा कंटेंट लिखने को कहा था। मित्रों के आर्काइव्स के मुताबिक कई हथकंडे अपनाने के बाद भी जब केजीबी कृष्णन मेनन के कैरियर को रिवाइव नहीं कर पाई, तब केजीबी ने 1964 में नेहरू की डेथ के बाद इस सक्सेसर के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को ट्रेस करना शुरू किया। साथ ही केजीबी ने बैकअप के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसके पीछे केजीबी का एक ही मोटिव था कि इंडिया में मोरारजी देसाई वाली हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ना बने। लेकिन फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ हुई, तब केजीबी ने अपना पूरा फोकस इंदिरा गांधी पर लगा दिया और उन्होंने इंदिरा गांधी का कोड नेम रखा था वानो, VANO, वानो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। केजीबी अपने असेट्स के थ्रू इंदिरा गांधी से सबसे पहले कांटेक्ट में आई साल 1953 में, तब वो सोवियत यूनियन विजिट पर गई थी। तब वो पीएम नहीं थी, लेकिन केजीबी उन्हें भी नेहरू के सक्सेसर के तौर पर मानती थी। साल 1969 में चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए सोवियत यूनियन ने इंडिया के साथ स्पेशल रिलेशंस बनाने शुरू किए थे, और ये यूएसएसआर की साउथ एशिया पॉलिसी का ही हिस्सा था। इसी बीच सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही केजीबी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को भी सपोर्ट देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1971 में जब जनरल इलेक्शन हुए, तो इंदिरा गांधी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जीत के बाद ही इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन यानी इनडायरेक्टली केजीबी को खुली छूट दे रखी थी। इंदिरा गांधी ने सोवियत डिप्लोमेट्स और ट्रेड ऑफिशियल्स को इंडिया में आने पर भी खुली छूट दे रखी थी। इसकी आड़ में केजीबी में इंडिया के हर डिपार्टमेंट में अपने अपने एजेंट सेट कर दिए थे।
कहा जाता है कि उस दौरान सोवियत यूनियन के बाहर अगर किसी देश में यूएसएसआर का सबसे ज्यादा एक्टिव प्रेजेंस था तो वो था इंडिया। शॉकिंग बात यह है कि ओलेग कालुगिन, जो कि 1973 में केजीबी के इंडिया में स्पेशल एजेंट थे, उनके मुताबिक केजीबी ने उस समय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी अपने एजेंट्स बना रखे थे। ओलेग कालुगिन के मुताबिक इन सभी मिनिस्ट्री और एजेंसीज में केजीबी के 30 एक्टिव एजेंट्स थे। सेंसिटिव से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केजीबी को प्रोवाइड किया करते थे और इन 30 में से 10 ऐसे एजेंट्स थे जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करते थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का नेटवर्क बनाया था केजीबी ने इंडिया में। और इन सबका कारण था इंदिरा रिजीम में बढ़ता करप्शन। माइत्रोकिन आर्काइव्स के मुताबिक पैसों से भरे सूटकेस खुद पीएम हाउस भी भेजे जाते थे और पार्टी फंड के नाम पर उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता था। फिर आया 1975 से 77 तक इमरजेंसी का काल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसके बारे में हम सब जानते हैं। मैत्रोकिन आर्काइव्स के मुताबिक जब इमरजेंसी खत्म हुई तब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए और इस इलेक्शन में जीत पाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन कैस्केड चलाया, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने 120 से भी ज्यादा मीटिंग्स की। इसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स केजीबी एजेंट्स थे। खुद कांग्रेस पार्टी के 9 और सीपीआई के 21 कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े थे वो केजीबी के एजेंट्स थे। लेकिन इन सभी ऑपरेशंस को कुछ आउटकम नहीं मिला क्योंकि लोग इमरजेंसी के दर्दनाक काल को झेल चुके थे, जिसके चलते जब 1977 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बचा पाई और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इसी बारे में बताया था। अब इस हार के बाद खुद केजीबी सदमे में थी, लेकिन उन्हें तो गवर्नमेंट में आना ही था, कांग्रेस के थ्रू आना था। ऐसे में केजीबी ने इंदिरा गांधी को फिर से इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके पास अपना एक एजेंट भेजा। इसका कोड नेम था व्लादेन और एक्चुअल नाम था विक्टर निकोलविच पेपरखिन। वो एक जर्नलिस्ट बनके इंदिरा गांधी के पास गया। केजीबी ने इसके बाद इंडिया में अपना सीक्रेट कोड टिपो भी लागू कर दिया। इसका मकसद था फंड्स इकट्ठा करना और उनसे जितना हो सके उतना इंदिरा गांधी की इमेज क्लीन करना। मीडिया, न्यूज़पेपर और एजेंसीज को खरीदकर केजीबी ने प्रो इंदिरा प्रोपेगेंडा भी चलाया। केजीबी को इसमें सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट ने चौधरी चरण सिंह को सरकार से हटा दिया। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह उस समय इंदिरा गांधी के सबसे बड़े अपोनेंट थे और वो इंदिरा गांधी काल में लगे इमरजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन केजीबी ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हो और केजीबी को दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिली 1980 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जनरल इलेक्शन में 351 सीटें जीतकर फिर से सरकार में आई। इसी जीत के साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स में एक और नाम काफी फेमस होने लगा था और वो नाम था संजय गांधी। पर केजीबी के लिए दिक्कत ये थी कि संजय गांधी को यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसे में वो अगर इंदिरा गांधी के सक्सेसर बनते तो केजीबी के लिए दिक्कत हो सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए केजीबी ने संजय गांधी के क्लोज सर्कल में भी अपने एक एजेंट को सेट किया जिसका कोड नेम था पुरी। और फिर अचानक से जून 1980 में एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की डेथ हो जाती है। बाकी समझने वाले समझ जाएंगे कि इसके पीछे कौन हो सकता है। कहा जाता है कि इस एक्सीडेंट के बाद पूरा देश शोक में डूब गया था और सिर्फ एक जगह पर जश्न मनाया जा रहा था और वो था मॉस्को में केजीबी का हेडक्वार्टर। लगभग इसी समय इंडिया के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी कुछ बड़ा होने जा रहा था और इसके पीछे भी यूएसएसआर का हाथ था। दरअसल 1980 से ही यूएसएसआर की अफगानिस्तान पर नजरें थी। वहां मौजूद गैस फील्ड को यूएसएसआर एक्सप्लॉइट करना चाहता था। इसी दौरान अफगानिस्तान में मौजूद कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की वजह से अनरेस्ट फैलना शुरू हो चुका था। यूएसएसआर का मन था कि इसका असर यूएसएसआर में मौजूद मुस्लिम पर भी हो सकता है। ऊपर से 1979 आते आते अफगानिस्तान में हफीजुल्लाह आमीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन वो एंटी सोवियत थी, यानी रशिया के खिलाफ काम करती थी और अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ पहले से ही वहां के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लड़ रहे थे। ऐसे में इनके सपोर्ट से ही 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ट्रुप्स ने अफगानिस्तान को इन्वेड करना शुरू कर दिया
हफीजुल्लाह अमीन को मारकर उसकी जगह प्रो मॉस्को लीडर बबराक करमल को प्रेसिडेंट बनाया गया। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करने और कैप्चर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन इसका फायदा होने की बजाय यूएसएसआर को इसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि आमीन को मारने के बाद भी अफगानिस्तान की पब्लिक को यूएसएसआर का इन्वेजन और नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पसंद नहीं थी। ऐसे में इस गवर्नमेंट को यानी इनडायरेक्टली यूएसएसआर को बाहर फेंकने के लिए अफगानिस्तान में कुछ लोकल मिलिटेंट ग्रुप बनने लगे थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इराक जैसे मुस्लिम देश भी यूएसएसआर के खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। अफगान मिलिटेंट ग्रुप यूएसएसआर ट्रुप्स को चुपके से निशाना बनाते थे। इसके चलते कई सारे यूएसएसआर ट्रुप्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन सोवियत अफगान इन्वेजन के चलते लगभग 15,000 यूएसएसआर ट्रुप्स की डेथ हो गई। अफगानिस्तान की जमीन पर यूएसएसआर के बढ़ते कंट्रोल को देखते हुए यूएसए कहां चुप बैठने वाला था। यूएसए ने भी अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए सीआईए के थ्रू स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। अब क्या था ये ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन हमारे ऑपरेशन तोरखम से कैसे कनेक्ट करता है? यूएसए ने इस ऑपरेशन के थ्रू कैसे अलकायदा और ओसामा बिन लादेन जैसे मिलिटेंट्स की नींव रखी थी? चलिए आइए इसे जानते हैं। 3 जुलाई 1979 को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यूएसए की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीआईए को एक स्पेशल ऑपरेशन की परमिशन दी। इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन साइक्लोन। ये यूएसएसआर में अफगानिस्तान इन्वेजन के काउंटर में बनाया गया एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मौजूद सभी छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया। जिम्मी कार्टर ने शुरुआत में इस ऑपरेशन के लिए सीआईए को 5 लाख यूएस डॉलर की फंडिंग दी थी। इस ऑपरेशन के पीछे मुजाहिदीन तैयार करने के अलावा सीआईए का एक और मकसद भी था, और वो था कि पाकिस्तान के जिया उल हक गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे किए जाएं। ऑपरेशन साइक्लोन के तहत सीआईए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मदद से मिलिटेंट ग्रुप्स को लॉजिस्टिक्स, वेपन्स और आर्म सपोर्ट कर रही थी। टैक्टिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रही थी। इस एक ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तानी आर्मी का हाल दोनों हाथ में घी और मुंह कढ़ाई में जैसा हो गया था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एड के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा था। ऊपर से सीआईए इस ऑपरेशन और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए आईएसआई को फंडिंग दे रही थी। आईएसआई खुद को मिल रही इस फंडिंग के अलावा मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए मिल रही फंडिंग से भी कट निकाल रही थी। करप्शन बढ़ चुका था। यही नहीं, सीआईए की बदौलत पाकिस्तान का कराची अब आर्म हब बन चुका था। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के टेन्योर में उन्होंने इस फंडिंग को बढ़ा दिया। इसके चलते 1980 तक साल में हर साल 30 से 30 मिलियन डॉलर मिलने वाली फंडिंग शुरू हो जाती है। 1987 आते आते 630 मिलियन डॉलर तक यह फंडिंग चली जाती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक यूएसए ने उस दौर में ऑफिशियली और अनऑफिशियली पाकिस्तान को लगभग 20 बिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। एक फन फैक्ट भी है कि इतनी सारी फंडिंग की वजह से इस ऑपरेशन को मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए के अलावा आईएसआई को यूके, सऊदी अरब, एसएएस और चाइना से भी फंडिंग मिल रही थी। इतनी सारी फंडिंग की वजह से अफगानिस्तान के कई छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स ट्रेन होने लगे, और यहीं से शुरुआत हुई आज के तालिबान की। और इन मिलिटेंट ग्रुप्स के लीडर में सबसे बड़ा लीडर बना ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। इन सब की वजह से अफगानिस्तान में यूएसएसआर की हालत खराब हो गई थी। लेकिन यूएसएसआर की हालत कहां खराब नहीं थी, वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया में इंदिरा गांधी ने 1980 में गवर्नमेंट बना ली थी और वहां सब सही चल रहा था। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया, आप बस डॉट कनेक्ट करते जाइए और आप अपने आप ऑपरेशन तोरखम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान में हो रही खराब हालत से निपटने के लिए ही यूएसएसआर की केजीबी ने 1980 में खुद का एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन तोरखम। अब क्या था ये ऑपरेशन, चलिए इसे जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई मिलके अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ मिलिटेंट बना रही थी, और उन्हें रोकना यूएसएसआर के लिए काफी जरूरी हो गया था। ऐसे में केजीबी ने ऑपरेशन तोरखम लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम तोरखम इसलिए रखा गया था क्योंकि तोरखम कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद एक बॉर्डर का
पास था, जिसके थ्रू ही आईएसआई अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स भेजता था और यूएसएसआर इसी रूट्स को बंद करना चाहता था ताकि उसके खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने वाले मिलिटेंट्स आने बंद हो जाएं। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब आईएसआई का अटेंशन मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग से हटके किसी और चीज में उलझ जाए। और यही करने के लिए केजीबी ने ऑपरेशन तोरखम के एक सेकेंडरी ऑपरेशन कॉन्टैक्ट लॉन्च कर दिया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध करवा दिया जाए। जी हाँ, सही सुना। ऑपरेशन कॉन्टैक्ट के तहत केजीबी ने अपना सबसे शातिर एजेंट, जिसका कोड नेम था एजेंट एस, को इंदिरा गांधी के क्लोज सर्कल में सेट कर दिया। उसे एक सख्त ऑर्डर था कि वो इंदिरा गांधी को ये डिसइंफॉर्मेशन भरी न्यूज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट सुनाएगा और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन केजीबी को पास करेगा। ऐसा इसलिए ताकि केजीबी को यह पता लग सके कि इंदिरा गांधी किस इशू को लेकर सेंसिटिव है और किसको लेकर नहीं। अब इसकी शुरुआत हुई 1981 में, जब केजीबी ने नकली डॉक्यूमेंट बनाकर इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी। तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान इंडिया के पंजाब में सिख सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहता है। इधर श्रीलंका की कोलंबो एम्बेसी में काम कर रहे इंडियन डिप्लोमेट टी श्री अब्राहम के पास केजीबी ने एक फेक इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि अमेरिका ने इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने के लिए 20 साल का प्लान बनाया है और वो इसे लागू करने जा रहा है। श्री अब्राहम को यह इंफॉर्मेशन उनके सबसे खास सोर्स से मिली थी, जो कि एक जर्नलिस्ट था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक केजीबी एजेंट है। ऐसी ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भी भेजी गई। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भी फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे ऐसा बताया गया कि इंडिया बलूचिस्तान को कैप्चर करना चाहता है। उधर इंडिया में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहता है। साथ ही पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट वार करना चाहता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वार करने के लिए तैयार है। इन सब की वजह से सिचुएशन ये बन गई थी कि इंडिया चाह रहा था पाकिस्तान उस पर अटैक करने से पहले इंडिया ही पाकिस्तान पर पहले अटैक कर दे, और पाकिस्तान सोच रहा था कि इंडिया के अटैक करने से पहले पाकिस्तान पहला हमला कर दे। जबकि इन दोनों देशों को मिल रही ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल फेक थी। लेकिन इन सब के बीच केजीबी बस यही चाह रहा था कि दोनों देशों को बीच में कैसे लड़ाया जाए, दोनों देशों के बीच युद्ध कैसे कराया जाए और किस तरह पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना छोड़कर इंडिया के साथ वार में उलझ जाए, ताकि यूएसएसआर की रेड आर्मी पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले। अब सवाल यह आता है कि केजीबी के इस प्लान के बारे में इंडिया और पाकिस्तानी एजेंसीज को पता कैसे चला, क्योंकि थैंकफुली 1982 में ऐसी कोई वार तो नहीं हुई। तो आता है अब रॉ का असली रोल। तो देखिए, जब इतनी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस RAW, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, उसके पास पहुंची, तब RAW के ऑफिशियल्स को शक हुआ कि जिस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए अच्छे से अच्छा एजेंट सालों लगा रहता है, वो इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे आ रही थी। जब एजेंसीज ने उन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना शुरू किया तो काफी शॉकिंग चीजें सामने आई। जैसे CIA के साथ जब इंडिया में साल का प्लान डिस्कस किया गया तो उन्हें पता चला कि यूएसए का ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। इसके बाद जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सोर्सेस को रिवर्स ट्रैक किया तो एजेंसीज को एक कोड पता चला, कोड तोरखम। उसके बारे में जब और इंफॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है। और जब एजेंट्स को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो सब केजीबी एजेंट हैं और सभी फेक इंफॉर्मेशन RAW और ISI तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों इंफॉर्मेशंस को जोड़कर यह पता किया गया कि यूएसएसआर तोरखम बॉर्डर को बंद करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में वार करवाना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से एग्रेशन होने से पहले ही इंडियन डिप्लोमेट्स ने म्यूचुअल डिस्कशन किया। इसमें दोनों देशों ने यह माना कि उनका वार करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही बलूचिस्तान और कश्मीर को कैप्चर करने का इरादा है। और कुछ इस तरह म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू 1981-82 में होने जा रहा वॉर किसी तरह रुक गया। जब केजीबी का ये प्लान एक्सपोज हुआ तो उसके कंसिक्वेंसेस भी झेलने पड़े। केजीबी के एक्सपोज होते ही अफगानिस्तान में यूएसए, पाकिस्तान, तालिबान, सऊदी अरब जैसे देशों ने एग्रेशन दिखाना शुरू किया।
खुद यूएसएसआर की पब्लिक भी हर रोज अफगानिस्तान में मर रहे ट्रुप्स को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही थी। और फिर इस एग्रेशन और प्रेशर के चलते 1989 आते आते यूएसएसआर को अपने सारे की सारे ट्रुप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ करने पड़े और यूएसएसआर अफगानिस्तान से बाहर हो गया। कहा जाता है कि यहीं से यूएसएसआर के टूटने की नींव रखी गई थी, क्योंकि इसके 3 साल बाद ही यानी 1991 में यूएसएसआर से टूटकर 15 देशों का निर्माण हुआ। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन अगर देखा जाए तो वो होगा कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है। अपने फायदे के लिए अगर किसी देश के लाखों लोगों को भी मारा जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे मेन बात ये कि किसी भी सीक्रेट एजेंट को इंफॉर्मेशन मिलने से ज्यादा सही इंफॉर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई भी देश बर्बाद हो सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे वीडियो के जो सोर्सेज हैं उन्हें हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो माइत्रोखिंड आर्काइव्स का वॉल्यूम 2 पढ़ सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है।